तो राम राम भाई आप सभी लोगों को। जैसा कि आप मुझे जानते होंगे, मैं आप सभी का प्यारा सा मुकुल भैया एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके इस अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12 की साइंस के बारे में, जिसका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, को नहीं पता हो तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा, इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि इसका जो लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 है, वो ऑलरेडी मैंने पहले करा दिया है। ठीक है, यदि आपको वो नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट 9th क्लास की कंप्लीट प्लेलिस्ट दे दूंगा, प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा। वहां पर जाकर के आप उस प्लेलिस्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाएगा। एंड उसके बाद में ये लेक्चर नंबर 3 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, इस लेक्चर को देखने से पहले उन लेक्चरों को देखना आवश्यक है, बेहद आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसका जो बेसिक पार्ट है उन लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 2 में बताया गया है। इस लेक्चर नंबर 3 में थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में और भी आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से लेक्चर बढ़ते जाएंगे उसी तरह हम चैप्टर में मूव करते जाएंगे। लेकिन आप यदि स्टार्ट कर रहे हो तो आपका सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 देखना अनिवार्य है। अर्थात आपको ये लेक्चर समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में ही नहीं आएगा लेक्चर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप बीच में से पढ़ रहे हो, इसलिए नहीं आएगा। ठीक है, पहले लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में मैंने क्या पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद में हम आगे चैप्टर की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था हमने मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में, जिसको हम पदार्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, पदार्थ भाई होता क्या है? ठीक है, पदार्थ होता क्या है, किससे कहते हैं पदार्थ? जो मैटर होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो मैटर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, यानी कि अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्या इंग्लिश में बकैती बोल दी। भाई काहे बकैती कर रहे हो इंग्लिश में, हमको हिंदी में समझाओ। अब ये सोच रहे होंगे तो मैं आपको हिंदी में ही समझाऊंगा, ये तो इंग्लिश फ्लो में निकल जाती है। ठीक है, चलो अब हम हिंदी में बात करते हैं। तो एनीथिंग विच हैज मास, यानी कि हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है, हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा कुछ स्थान घेरती है वो कहलाती है आपकी मैटर, अर्थात पदार्थ कहलाती है। अब मुकुल भैया यार ये चीज बताओ कि आपने डेफिनेशन तो बता दी, अब ये बताओ कि पदार्थ हम पता कैसे करेंगे कि ये पदार्थ है? ठीक है, अब भाई उसको पता करने के दो कारण हो सकते हैं। ठीक है, एक तो तेरे पास क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए। दूसरा तेरे को आकार की जरूरत है, या फिर किसी वस्तु को रखने के लिए जगह की आवश्यकता है। ठीक है, वो जितना जगह घेरेगी उस वस्तु का आयतन या आकार कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए ये कोई मार्कर है। ठीक है, इस मार्कर के बारे में डिस्कशन करते हैं हम। ठीक है, ये कोई पदार्थ है, ये छोटे 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 परमाणु से मिलकर के बना है। ठीक है, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बना है, यानी कि ये कोई पदार्थ है। ठीक है, अब इसको मैं अपने हाथ पर जितनी जगह ये मेरे हाथ पर घेरेगा, हाथ पर रखने के बाद में जितने स्थान इसमें घेर रहा है, अगर मैं इसको आपके घर पर जाकर के उठा कर रख दूं तो उतना ही स्थान ये आपके घर पर जाकर के क्या करेगा, घेरेगा। क्या करेगा, घेरेगा। ठीक है, अब हम पदार्थ के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के बारे में मैंने बताया आपके लोगों को। ठीक है, पदार्थ के बारे में बिल्कुल बेसिक लेवल से यदि और भी डिटेल में डिस्कशन करना है तो लेक्चर नंबर 1 को और लेक्चर नंबर 2 को देख लो। इसलिए मैं पहले से ही बोल रहा था कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखना अनिवार्य है, अर्थात ये लेक्चर नंबर 3 जो है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, अब हम पदार्थ के देन उसके बाद में हमने डिस्कशन किया था पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में डिस्कशन किया था। पदार्थ का जो वर्गीकरण होता है बेसिकली दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट जो होता है वो होता है पदार्थ का वर्गीकरण जो होता है भौतिक रूप में होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है रासायनिक रूप में होता है। ठीक है, पहला होता है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा होता है आपका रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, दूसरा होता है इसमें रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, भौतिक वर्गीकरण में हमने डिस्कशन किया था किस चीज के बारे में, भौतिक अवस्था के बारे में बताया था भाई। भौतिक वर्गीकरण में भौतिक अवस्था के बारे में बताया था। भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती है? फिजिकल स्टेट, जैसे कि आकार हो गया, रंग हो गया, ठीक है, आयतन हो गया, ये क्या है, ये सब है आपकी भौतिक अवस्था है, फिजिकल स्टेट है। रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण जैसे कि शुद्ध हो गया। ठीक है, इसमें हमने शुद्ध और अशुद्ध के बारे में क्या किया था, डिस्कशन किया था। भौतिक वर्गीकरण में हमने बताया था भौतिक अवस्था के बारे में।
इसमें बताया था हमने शुद्ध के बारे में, अशुद्ध के बारे में। ठीक है, इसमें शुद्ध के बारे में और अशुद्ध के बारे में डिस्कशन किया था। ये हो गई आपकी लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के बारे में। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो बता देता हूं मैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका लेक्चर नंबर 3। यहां से भाई आपका स्टार्ट हो रहा है लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 का जो पहला टॉपिक है वो क्या रहेगा, वो देखिए। लेक्चर नंबर 3 में हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, वही टॉपिक चलता रहेगा पूरे लेक्चर नंबर 3 में, और वो टॉपिक रहने वाला पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में करेंगे, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पदार्थ के जो अभिलाक्षणिक गुण होते हैं वो 3 प्रकार से, या फिर 3 पदार्थ के जो अभिलाक्षण गुण जो होते हैं वो 3 पॉइंटों में क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। ठीक है, 3 पॉइंटों में समझाया गया है, 3 पॉइंटों में बताया गया है। 3 पॉइंटों को कवर करने के बाद में आपका पदार्थ का जो अभिलाक्षण गुण है वो बिल्कुल ही डिटेल से समाप्त हो जाएंगे, अर्थात खत्म हो जाएंगे, द एंड हो जाएगा उनका। ठीक है, पहला दे रखा है, पहला क्या दे रखा है, पहला है आपका भाई पदार्थ के कणों के बीच में, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, क्यों होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बता तो दिया आपने, ये भी बता दो कि क्यों होता है। बबुआ सबर कर, सबर रख, सबर का फल थोड़ा सा मीठा होता है। वो बात अलग है कि फल कोई और ले आता है, ठीक है, लेकिन आज के जमाने में फल कोई और ही लेके जा रहा है। ठीक है, लेकिन तेरे लिए सबर का फल जो रहेगा वो मीठा रहेगा, वो मेरी गारंटी है 100%। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है पदार्थ के कणों के बीच ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, अब हम दूसरे के बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका पदार्थ के कण निरंतर यानी कि लगातार गतिशील होते हैं, यानी गति करते रहते हैं, वो रुकते ही नहीं है। ठीक है, लगातार गति करते रहते हैं। क्यों करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, रुकिए जरा खबर कीजिए। ठीक है, 2 पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर लिया। 2 पॉइंट क्या है, पहला है पदार्थ के कणों के बीच में भाई रिक्त स्थान होगा। ठीक है, दूसरा है पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा ही बता दो मुकुल भैया। जी हाँ, जरूर बताया जाएगा आपके लिए, ध्यान हाजिर है इसमें। तो ये तो फिर यहाँ पर तो फिर भी तीसरे पॉइंट की बात है। ठीक है, तीसरे पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तीसरे में क्या है, तीसरे में पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में। पॉइंट नंबर क्या दे रखा है, पॉइंट नंबर 1 क्या दे रखा है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, इसकी डिटेल में डिस्कशन करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, पोस्टमार्टम में क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, पोस्टमार्टम में निकल गया गलती से, पोस्टमार्टम निकल गया गलती से, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी के थ्रू हम इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, ठीक है, अब हमने हेडिंग डाल दिया, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त
पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन कैसे करेंगे, एक एक्टिविटी के थ्रू हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी क्या बोलती है कि आपने एक लिया जार। ठीक है, आपने एक क्या लिया, ये है आपका भाई जार, जिसके अंदर क्या है 100 ml। ठीक है, या फिर 80 ml क्या हुआ, 80 ml क्या हुआ, जल भरा हुआ, पानी भरा हुआ है। ठीक है, 80 ml क्या भरा हुआ, पानी भरा हुआ है। ठीक है, और उसमें आपने ऊपर से डाल दिया क्या, नमक। ठीक है, नमक कितना डाला आपने, नमक डाल दिया आपने 100 ग्राम नमक डाल दिया। ठीक है, 100 ग्राम नमक क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहां तक जो थी वो थी पानी की लेयर। फिर उसके बाद में जैसे ही आपने नमक को डाला, ठीक है, नमक यहाँ पर ऐड हो गया, किस में ऐड हो गया, इसके बीच में जो पानी के जल के अणु के बीच में जो रिक्त स्थान था ना, उसमें जाकर के ऐड हो गया। ठीक है, इसको यदि हम जूम करके देखें और भी ज्यादा बड़ा करके देखें इसको, तो ये कैसा दिखाई देगा हमें, वो देखिए। ठीक है, ये रहे आपके पानी के अणु। जल के अणु कैसे थे, ऐसे थे। ठीक है, जल के अणु कैसे थे, ऐसे थे। लेकिन जब आपने नमक को डाला जल के अंदर, जैसे ही आपने नमक की एंट्री करवाई, NaCl की एंट्री करवाई, वैसे ही जो इसके बीच में जो रिक्त स्थान था, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, इसमें क्या हो गया, नमक ने अपनी जगह बना ली, अर्थात नमक जो है समावेशित हो गया। क्या हो गया, समावेशित हो गया, या इसके अंदर अंदर ये समा गया। इसमें दो अणुओं के बीच में जो खाली जगह होती है, उसके बीच में नमक ने क्या है, अपनी जगह बना ली। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके बताता हूं, देखिए। देखो, ये कोई हमने लिया 100 ml पानी का एक जार लिया है। ठीक है, इसके अंदर क्या 100 ml पानी है। ठीक है, 100 ml मत मानो, इसके अंदर 50 ml पानी मान लो। ठीक है, 50 ml क्या है, जल भरा हुआ, पानी भरा हुआ। अब हम इसके अंदर क्या डालते हैं, 50 ml क्या भरा हुआ, जल भरा हुआ। अब हमें इसके अंदर डालते हैं नमक, ये रहा साधारण नमक जो घर में मिलता है। ठीक है, घर में जो नमक मिलता है, साधारण नमक। ठीक है, जैसे ही मैंने इसमें देखिए मैं इसमें डाल रहा हूँ, नमक डाल रहा हूँ, देखिए नमक के अणु दिखाई दे रहे होंगे आपको। ठीक है, जैसे ही मैंने इसमें क्या डाला, नमक डाला, जैसे ही नमक का घोल बनाए, ये क्या हो गया, नमक जो पानी के अंदर जो रिक्त स्थान थे, ठीक है, ये वाले जो जो इसमें ब्लू कलर के जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ब्लू कलर के जो गोले दिखाई दे रहे हैं, वो हैं आपके पानी के अणु, और जो इसमें ग्रीन कलर के वो हैं नमक के अणु। ठीक है, जैसे ही इसमें मैंने नमक डाला, नमक ये शक्कर, ये नमक प्लस पानी का घोल बन के प्राप्त हो गया। ठीक है, नमक का घोल बन के प्राप्त हो गया। अब इसमें जो पानी के अंदर जो रिक्त स्थान थे ना, पानी के अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान थे, वो उसमें समावेश क्या हो गया, उसमें समावेशित हो गया। क्या हो गया, नमक उसमें समावेशित हो गया, अर्थात नमक उसके अंदर समा गया। ठीक है, नमक ने अपना स्थान घेर लिया वहां पर जाकर के। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान कैसे होते हैं, पता चल ही गया होगा। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान कैसे होते हैं, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, ये ग्रीन वाले नमक के कण, ये ब्लू वाले जल के कण। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इसे बेहतर तरीके से। ठीक है, जैसे कि आपने एक लिया बीकर, जैसे कि मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसमें लिख रहा है 80 ml पानी, इसमें भी मान लो 80 ml पानी है। ठीक है, हालांकि इसमें 50 ml पानी है, लेकिन आप 80 ml पानी मान करके चल सकते हो। ठीक है, इसमें भरा हुआ है 80 ml पानी। अब इसमें आपने 100 ग्राम नमक को ऐड किया, जैसे कि मैंने इसमें नमक का घोल डाला था, आपके सामने डाला था, जैसे कि आपके सामने डालते, जैसे कि दोबारा डाल सकता हूँ, देखिए ये जो है जो साधारण नमक है, नमक का घोल, जैसे कि मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद में क्या हुआ, नमक को ऐड करने के बाद में क्या हुआ, ये क्या हो गया, नमक के जो अणु थे, जो जल के अणु में क्या हो गए, समावेशित हो गए। जल के अणु कैसे थे, पहले ऐसे थे, जैसे कि यहाँ पर ब्लू डॉट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जो नमक के अणु थे वो कैसे थे, जैसे कि यहाँ पर ग्रीन डॉट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके बीच में जो जल के अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान था ना, उसमें जगह बना ली नमक के अणुओं ने, अर्थात नमक के अणु जो थे, जल के अणु में क्या हो गए,
समावेशित हो गए, अर्थात आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से एक्टिविटी समझ में आई होगी। फिर भी नहीं आती तो कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा से बता दूंगा बेहतर तरीके से। ठीक है, ये हो गया सब इसका एक्सपेरिमेंट। अब इसकी हम लिखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख दी है। ठीक है, डेफिनेशन क्या करिए, पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। ठीक है, पहला पदार्थ का कण था आपका जल। ठीक है, दूसरा पदार्थ का कण था आपका नमक। ठीक है, ये रहे आपके जल के अणु, ये रहे आपके किसके अणु, नमक के अणु, ये रहे आपके जल के अणु। ठीक है, इसके बीच में जल के अणु के बीच में नमक के अणु क्या हो गए, समावेशित हो गए, खाली जगह देख करके ठहर गए, स्थिर हो गए। ठीक है, पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। जो इसके पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान था उसमें समावेशित हो गए। ठीक है, यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, ये भैया क्या दर्शाता है, ये एक्टिविटीज को समझने के बाद में आपको 100% क्लियर हो चुका होगा कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ऐसे पता करते हैं भाई, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, अब ये जो रिक्त स्थान होता है हर चीज में अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, अलग अलग कैसे पाया जाता है भाई, ठोसों में अलग होता है। ठीक है, द्रव में अलग होता है, गैसों में अलग होता है। कैसे कैसे गैसों में अलग होता है कि जैसे जैसे दूर, जैसे जैसे अणु जो होते हैं दूर जाते चले जाते हैं, रिक्त स्थान उतना ही ज्यादा होने लग जाता है। जैसे जैसे अणु पास आते जाते हैं वैसे ही रिक्त स्थान कम देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो रिक्त स्थान रहेगा वो किस में रहेगा। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये जो है ये है किसके अणु, ठोस के अणु। ये जो है आपके, ये क्या है, ठोस के अणु। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने 3 प्रकार से आपको बताया गया है। ठीक है, पहले हैं आपके ठोस के अणु, दूसरे हैं आपके द्रव के अणु, तीसरे हैं आपके गैस के अणु। ठीक है, ठोस के अणुओं में रिक्त स्थान जो है बहुत ही सूक्ष्म पाया गया है, बहुत ही कम है। ठीक है, आप देखोगे द्रवों में ठोस की तुलना में अधिक है, लेकिन परंतु गैस की तुलना में कम है। ठीक है, तो इसमें गैस में क्या है, गैस में सबसे ज्यादा रिक्त स्थान पाया गया है। ठीक है, यदि हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे मुकुल भैया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और लिखते हैं पहले इसके। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर भी लिखूंगा, यहाँ पर भी लिखूंगा, दोनों लैंग्वेज में, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जो एक अणु होता है और दूसरा अणु होता है उसके बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, एक अणु से दूसरे अणु के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है आपकी अंतराण्विक दूरी, अर्थात अंतराण्विक स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतराण्विक दूरी अर्थात अंतराण्विक स्थान कहलाता है। अंतराण्विक दूरी अर्थात अंतराण्विक स्थान कहलाता है। ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। ठीक है, क्या नोट कर सकते हो, क्या नोट करना है आपको, नोट करना है आपको एक अणु और दूसरे अणु के बीच की जितनी भी दूरी होती है वो कहलाती है आपकी अंतराण्विक दूरी अर्थात अंतराण्विक स्थान कहलाता है। ठीक है, अगर हम ठोसों में देखें अंतराण्विक स्थान, ठोसों में कैसा होता है, तो ठोसों में जो अंतराण्विक स्थान जो होता है वो बहुत ही न्यूनतम होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, ठोसों में क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, ठोसों में कम होता है, द्रव में क्या होता है, द्रव में ठोसों से ज्यादा होता है परंतु गैस से कम होता है। ठीक है, ठोस से ज्यादा परंतु गैस से कम, द्रव में क्या होता है।
ठीक है। अब गैस में बात करते हैं, गैस में होता है सबसे उच्चतम या सबसे अधिक होता है, ठीक है। गैसों में क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है। अब एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कोई भैया, भाई कहीं पर कोई बच्चे किसी कोने में बैठ करके देख रहा होगा मेरे लेक्चर को, तो एक ही चीज बोल रही होगी, दिल से एक ही फीलिंग आ रही होगी कि मुकुल भैया काश एक बार वापस बता दो, एक बार फिर से रिपीट कर दो। तो हाँ बच्चा, तेरे लिए बताऊंगा, हाँ मेरे भाई तेरे लिए बिल्कुल मैं दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। कहाँ से क्या आया, कहाँ से क्या नहीं आया, वो सब चीज क्लियर करूंगा, ठीक है। बस तू लेक्चर को अटेंड कर और बिल्कुल सिंसियर तरीके, बिल्कुल अच्छे तरीके से लेक्चर को अटेंड कर, ठीक है। अब देखो मैं दोबारा से बताता हूँ, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। उससे पहले हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो था पदार्थ के कणों के बीच में अभिलाक्षण गुण, ठीक है। पदार्थ के अभिलाक्षण गुण के बारे में डिस्कशन करना था हमारा टारगेट भाई। पदार्थ के कणों के बीच में अभिलाक्षण गुण के जो पॉइंट थे वो हो गए आपके 3। पहला पॉइंट कहलाता है आपका, और पहला पॉइंट क्या कह रहा है आपका, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपका, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपका, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हमने देखा कि पहले पॉइंट के बारे में चर्चा की, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब इसको हम समझते कहते हैं, इसके थ्रू हमने एक एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन किया। एक्टिविटी क्या थी, एक हमने बीकर लिए, एक हमने जाल लिया जिसके अंदर 80 ml पानी था, उसके हमने 100 ग्राम नमक क्या किया, उसमें ऐड किया। जो जल के जो अणु थे उसमें नमक के जो अणु थे वो क्या हो गए, समावेशित हो गए। जल क्या था, द्रव, ठीक है। द्रव में क्या होता है, द्रव में जल के अणु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही मतलब मीडियम साइज के होते हैं, मध्यम होते हैं, ना तो ठोस से ज्यादा होते हैं ना ही गैस से कम होते हैं, ठीक है। ये होते हैं मध्यम साइज के, ठीक है। तो इसके अणुओं के बीच में नमक ने अपनी जगह बना ली, तो इसमें समावेशित हो गया। फिर इसकी हमने डेफिनेशन देखी, पदार्थ के कण, पदार्थ के कण, ठीक है, दूसरे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान में क्या हो जाता है, समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ये दर्शाता है इस एक्सपेरिमेंट से या इस एक्टिविटी से हमें सिद्ध हो गया कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। देन उसके बाद हमने देखा कि ठोस में, ठोस के अणु देखे, द्रव के अणु देखे और गैस के अणु देखे, ठीक है। फिर उसमें हमने डिस्कशन किया कि एक अणु और दूसरे अणु के बीच की जो दूरी होती है उसको बोला जाता है अंतराणविक दूरी या अंतराणविक स्पान के नाम से हम जानते हैं। अब हमने ठोसों में देखा, तो ठोसों में जो था अंतराणविक स्थान जो था ठोसों में क्या था, बहुत ही कम था। क्यों था बहुत ही कम, क्योंकि एक अणु दूसरे अणु के साथ मजबूती से क्या हुआ, चिपका हुआ था, ठीक है। वहीं पर हम गैस में देखते हैं तो गैस के अणु जो होते हैं थोड़े से दूर होते हैं, ठीक है। इसलिए हमने लिखा ठोस से ज्यादा होता है, ठीक है। ठोस से कम परंतु गैसों से ज्यादा, ठीक है। हाँ, ठोस से ज्यादा होता है, ठीक है। अंतराणविक दूरी क्या होती है, ठोस से ज्यादा होती है भाई, गैसों से कम होती है। गैसों में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। गैस में क्या होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है। आई होप आपको ये डिस्कशन, आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट क्लियर, क्लियर है तो जल्दी से ही कमेंट में यस बताओ, ठीक है। कमेंट में लिखो यस आ गया मुकुल भैया समझ में, ठीक है। अब हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने के बाद में फिर चलते हैं आपके दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील क्यों होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद हम इसकी तरफ चलेंगे। तो आइए हम इसको पहले रफ करते हैं। तो हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है भाई कि एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि चीनी के कण, ठीक है, बाष्पीकृत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, चीनी के कण जो है बाष्पीकृत होते हैं, यानी बाष्प बनकर के हो जाते हैं। दूसरा है जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी जल के कणों में ही घुल जाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट दे रखा है, जल के कणों से जुड़ जाते हैं, जल के कणों में ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जल के कणों में ही ऐड हो जाते हैं, जल के कणों के बीच नहीं, जल में ही ऐड हो जाते हैं, ठीक है। डी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए कि एक हमने जार में जो पानी लिया था, इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट करवाया था, ठीक है, वो लिया था जार में पानी, उसमें हमने क्या ऐड कराया था, नमक ऐड करवाया था। और जो नमक था वो क्या था, वो आपके पानी के अणुओं के बीच में क्या हो गया, व्यवस्थित हो गया, समावेशित हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। समावेशित हो गया, उस जल के अणुओं के बीच में जाकर के क्या हो गया, व्यवस्थित हुआ था वो, ठीक है। यहाँ पर चीनी भी वही सेम काम करेगी, लेकिन वहां पर क्या था, नमक था, यहाँ पर चीनी है, ठीक है।
चीनी जो है जल के अणुओं के बीच में जाकर के समावेशित हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है, जल के कणों के बीच में व्यवस्थित हो जाती है, यानी कि जल के कणों के बीच में जाकर के लग जाती है, बीच में जाकर के जो खाली स्थान था उसको चीनी अपना घर समझ करके वहां पर ठहर जाती है, वहां पर रुक जाती है। ठीक है, बाष्पीकृत हो जाती है चीनी, वही बाष्प बन के क्यों उड़ेगी। ठीक है, जब तक हम उसमें हीट नहीं देंगे, हीट देने पर भी चीनी बाष्पीकृत होती नहीं है। ठीक है, जल बाष्पीकृत होता है। तो ये इसका आंसर गलत है। ठीक है, ये आंसर तो हो नहीं सकता, ये आंसर हो सकता है इसका। तीसरे को देखते हैं, जल के कणों से जुड़ जाती है। भाई जल के कणों में चीनी जुड़ेगी क्यों, उसके बीच में जाकर के समावेशित होगी, जो खाली जगह मिलेगी, जहां पर खाली जगह मिलेगी वहीं पर तो जाएगी चीनी। इनमें से कोई नहीं, भाई इनमें से ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो इन्हीं में से है, और वो ये रहा। ठीक है, ये छुपा बैठा है रुस्तम, ये पकड़ लिया यहाँ पर हमने। ठीक है, अब हम डिस्कशन करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। भाई पदार्थ के कण निरंतर भागते रहते हैं। गतिशील का मतलब क्या, भागना, चलते रहते हैं। जी हाँ, चलते रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर ही चलते रहते हैं। कैसे चलते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये पानी का जार है। ठीक है, इसके अंदर मौजूद जो कण है, गौर से देखिए, इसके अंदर मौजूद जो कण है, देखिए ये जो कण है, ठीक है, ये क्या निरंतर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक है, धीरे 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 करके गति कर रहे हैं। ठीक है, यदि मैं इसमें तापमान बढ़ाऊं या इसकी गति को बढ़ाऊं, ठीक है, ये क्या है, अब कण जो है बहुत ही तेजी तरीके से क्या करने, गमन करने लग गए या गति करने लग गए। ठीक है, अब इसमें मैं ऊष्मा दूंगा। ठीक है, ऊष्मा देने के बाद में या फिर तापमान बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं इसका तापमान बढ़ाऊंगा वैसे वैसे भाई पदार्थ के कणों की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या होगी, वो बढ़ेगी। ठीक है, तापमान बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो इसके कण जो हैं बहुत ही तेज तरीके से गतिशील हो जाएंगे, बहुत ही तेज तरीके से भागने लग जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है कि जैसे मैं तापमान को बढ़ाऊंगा वैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ जाए। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है भाई। ठीक है, तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गति बढ़ जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है उसमें। ठीक है, ये हम डिस्कशन करते हैं और लिखते हैं। लिख दी भैया हमने डेफिनेशन जाके। ठीक है, यू का लिख दी हमने, डेफिनेशन लिख दी, परिभाषा लिख दी। ठीक है, परिभाषा क्या कह रही है, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, वही वो ही बकैती है, बिल्कुल सेम बकैती है जो अभी मैंने बताई। ठीक है, सेम बकैती कर रहा है, ये भी बकैती कर रहा है, मैं भी बकैती कर रहा हूँ, तुम बकैती को सुन रहे हो। ठीक है, तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होती है भाई, गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, फिजिक्स का क्या, फिजिक्स में पढ़ाई जाती है भाई, 11th क्लास में पढ़ाई जाती है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अभी आप 9th 10th में आओगे, ठीक है, 10th से 11th में आओगे, तब जाकर के आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन करोगे, काइनेटिक एनर्जी होती क्या। ठीक है, यदि आप मेरे से जुड़े रहे तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैं ही आपको पक्का 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 बहुत ही बेहतरीन तरीके से फील दिलाऊंगा। ठीक है भाई, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा तो होती है भाई, तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, तापमान जैसे ही आपने बढ़ाया, टेम्परेचर जैसे ही आपने बढ़ाया, वैसे ही पदार्थ के कणों की गति जो होती है निरंतर भागने लग जाती है। पदार्थ के कण जो होते हैं ना, यूं भाग रहा है, कोई यूं भाग रहा है, कोई यूं भाग रहा है। ठीक है, मुंह फाड़ के भाग रहे हैं ऐसे सीधे। ठीक है, जाने उनसे बड़ा कोई तो है ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से भाग रहे हैं। ठीक है, क्यों भाग रहे हो, क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ेगी भैया, अर्थात गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, यही सिंपल सा लॉजिक है जो कि समझ में नहीं आ रहा था, अब तो समझ में आ गया, अब तो भाई समझ में आ गया। पदार्थ के निरंतर गतिशील क्यों कर दे। यदि मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं आप सभी से, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पूछ लूं भाई साहब, मुकुल भैया, हर क्वेश्चन पूछना, क्यों नहीं पूछे, पढ़ाया नहीं है क्या तुमको, पढ़ाया भी तो है, तभी तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलो ये बताओ कि पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील क्यों होते हैं, पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील क्यों होते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आया 9th क्लास के में कि पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील क्यों होते हैं। भाई साहब ये तो मुकुल भैया ने पढ़ा था, लेकिन हमको ध्यान नहीं। अरे बबुआ ध्यान कहाँ से रहेगा, काइनेटिक एनर्जी पर ध्यान दे ले,
दूसरी जगह से ध्यान हटाओ और यहाँ पर ध्यान दे ले। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तापमान बढ़ाने पर। ठीक है, तभी पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, पदार्थ के कण तेजी से निरंतर गति करने लग जाएंगे। इसलिए क्यों बढ़ती है पदार्थ के कणों की गति? क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा होती है, तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ये बताया था हमें मुकुल भैया ने, ये लिख करके आना वहां पर, ना कि बकैती लिख के आना। ठीक है, तो पढ़ने पर ध्यान लगा लो, इसको छाप करके आ जाना। छापना क्यों, समझो भैया, पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तापमान बढ़ाने पर, बात खत्म। इतनी सी टॉपिक है, इतना सा लॉजिक है, बस। ठीक है, अब हम डिस्कशन करते हैं पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा किसमें, ठोस में, द्रव में एंड गैस में। ठीक है, ठोस में, द्रव में एंड गैस में। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला था। ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फॉर्मूला क्या है, एक बेसिकली सिंपल सी लॉजिक बता रहा हूँ समझने के रिगार्डिंग। ठीक है, ठीक है, इसको बिल्कुल एग्जाम में छापाना जैसे कि मैंने लिखा है। ठीक है, इससे क्या है, ये जो एरो का चिन्ह है, ये जो एरो ऊपर जा रहा है ना, ऐसा नहीं है कि नीचे से मैंने तीर छोड़ा और ऊपर जा करके रुकेगा, ये वो वाला तीर नहीं है भाई साहब। ये बता रहा है कि तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, ये क्या बता रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ये बता रहा है। ठीक है, तापमान जा रहा है ऊपर। ठीक है, तीर ऊपर नहीं जा रहा, नीचे से मैंने तीर छोड़ दिया ऊपर जाके लगाया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये तापमान बढ़ने का सिंबल है। तो ये बता रहा है कि तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, और ये बता रहा है कि गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। तो यानी कि जैसे ही तापमान बढ़ेगा वैसे ही गतिज ऊर्जा आपकी क्या होगी बहुआ, वैसे ही गतिज ऊर्जा जो है आपकी बढ़ जाएगी। तापमान बढ़ाने के मतलब जैसा तापमान करेगा वैसी गतिज ऊर्जा करेगी, सेम कॉपी है गतिज ऊर्जा तापमान की। ठीक है, तापमान अगर नीचे जाएगा तो गतिज ऊर्जा नीचे जाएगी, तापमान अगर ऊपर जाएगा तो गतिज ऊर्जा ऊपर जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ठोस, द्रव और गैस में। ठीक है, देखो, ठीक है, अब ये रहे ठोस के अणु। ठीक है, ये क्या ठोस है, ये क्या गैस है, सॉरी ये क्या द्रव है, ये क्या गैस। ठीक है, अब देखो ठोस में बर्फ को देखो। ठीक है, जैसे आपने बर्फ का एग्जाम्पल लिया, बर्फ को जैसे ही आप तवे पर रखोगे, आपके किसी भी बर्तन में रख करके उसको उबाल दोगे, ठीक है, उसमें हीट दोगे, उष्मा दोगे या फिर उसका तापमान बढ़ाओगे, तो क्या होगा, पदार्थ के कण पास पास होने की वजह से बहुत टाइम लग जाएगा भाई गतिज ऊर्जा बढ़ने में। ठीक है, तो सबसे कम पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तो सबसे कम गतिशील किस में रहेंगे भाई, ठोस में रहेंगे। ठोस में क्या होगा, सबसे कम। ठीक है, कणों की गति जो रहेगी इसमें, कणों की गति। ठीक है, कणों की गति के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कणों की गति के बारे में देखते हैं, तो कणों की गति रहेगी सबसे कम ठोसों में। ठीक है, सबसे कम रहेगी भाई ठोसों में। फिर हम द्रव में बात करते हैं। द्रव में जैसे कि आपने पानी को उबाला, ठीक है, जल को उबाला, जल को उबालोगे तो गतिशील क्या होगी, जो गति होगी ना, जैसे तापमान बढ़ाया वैसी गति जो होगी धीरे 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 करके बढ़ेगी। लेकिन ठोस में इतनी जल्दी नहीं बढ़ रही थी, इतनी जल्दी द्रव में बढ़ जाएगी। लेकिन गैस की तुलना में द्रव में कम बढ़ेगी और ठोस की तुलना में द्रव में ठीक ठाक बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि बीच में बढ़ेगी, ना ज्यादा तेज बढ़ेगी ना तो गैस से बढ़ेगी, गैस से बढ़ेगी तेज। ठीक है, गतिज ऊर्जा जो होगी गैस से रहेगी तेज, ठोस गैस से रहेगी स्लो और ठोस से रहेगी फास्ट। ठीक है, इस प्रकार से होती है। ठीक है, मतलब बीच की रहती है। ठीक है, द्रव में क्या होता है, मध्यम रहती है।
ठीक है। गैस में रहती है सबसे अधिक, क्यों होती है? गैस को जैसे ही आप गर्म करोगे ना, तापमान दोगे, तो कण के जो गतिशील ऊर्जा, जो इसमें द्रव्यमान है ना, जो इसमें अंतराण्विक स्थान है, बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसमें क्या हो, गति करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक गया का न्यू, एक गया का न्यू, ठीक है, बहुत ही जल्दी से गति करेगी। तो सबसे अधिक जो होती है वो होती है गैसों में। तो गैसों में क्या होती है? सबसे अधिक होती है, ठीक है। अब हमने दो टॉपिकों के बारे में डिस्कशन कर लिया। पहला टॉपिक था आपका, क्या था पहला टॉपिक आपका? पहला टॉपिक था आपका कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, बिल्कुल डीपली तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया मैंने, ठीक है। सेकंड, ठीक है, सेकंड जो था उसके बारे में डिस्कशन किया हमने, ये रहा, ठीक है। कणों के जो पदार्थ के कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है, ये हमने डिस्कशन किया था। फिर उसके पहले वाली उस पे टॉपिक पर एक बेस्ड को हमने क्वेश्चन किया था। इसके बेस्ड जो है क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और जो थर्ड पॉइंट है उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही आपके को कवर करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में कवर करेंगे तो ज्यादा लंबी क्लास कर जाएगी, इसलिए हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तब तक मैं आपको इसको एक बार और रिपीट करवा देता हूँ। देखिए, पदार्थ के कण, ठीक है, तब तक के लिए आप, यदि आपने वो दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन दोनों लेक्चरों को एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद में इस लेक्चर को देखिएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, कमेंट करो या ना करो, बस इतना बता देना कि लेक्चर कैसा लगा आपको, ठीक है। लेक्चर को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी, ठीक है। लेक्चर को जरूर बता कर जाए कि लेक्चर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, यदि आपको आगे वीडियो देखनी है तो, ठीक है। और आखिरी बार एक ही बात कहूंगा कि कमेंट जरूर करके बताएं कि लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।